नमस्ते दोस्तों, मैं रमावती कुमारी आज फिर से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट 2 पुस्तकालय प्रबंध, जो लाइब्रेरी साइंस का जो यूनिट 2 है उसमें उस यूनिट 2 में पुस्तकालय प्रबंध आता है। सबसे पहले हम लोग पुस्तकालय प्रबंध में प्रबंधन के सिद्धांत का वर्णन करेंगे। मानव ने अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए कई संस्थाओं एवं संगठन का निर्माण किया। इन संगठनों एवं संस्थाओं के सफल संचालन के लिए कुशल प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। आज मनुष्य चाहे वह स्कूल, विश्वविद्यालय, कारखाने, खेत, उद्योग इत्यादि कहीं भी कार्य करता है तो वह समूह में कार्य करता है। उस संस्था की उन्नति उन लोगों के कार्य क्षमता पर निर्भर करता है, तो उससे कार्य करवाना भी एक कला है। हम काम करने वालों से उसके क्षमता अनुसार पूर्ण कार्य लेना ही प्रबंधन है। तो प्रबंधन क्या हुआ? काम करने वालों से उसके क्षमता अनुसार पूर्ण कार्य लेना ही प्रबंधन होता है। प्रबंधन की परिभाषा के संदर्भ में विद्वानों में एक मत नहीं है उनका, अतः इसका कोई सार्वभौम परिभाषा नहीं दी जा सकती। इसके जितने भी विद्वान हुए उन्होंने इस संदर्भ में अपना भिन्न भिन्न मत प्रकट किए। W.F. गेल्विक के अनुसार संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का प्रभावकारी उपयोग ही प्रबंधन है। मैं फिर से रिपीट करूंगी। गिलविक के अनुसार संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का प्रभावकारी उपयोग ही प्रबंधन है। हेनरी फाइल के अनुसार प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, संगठित करना, निर्देश देना तथा नियंत्रण करना है। हेनरी फाइल के अनुसार प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, संगठित करना, निर्देश देना तथा नियंत्रण करना है। मैरी पार्कर के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है। क्या है प्रबंधन? व्यक्तियों से कार्य कराने की कला को प्रबंधन कहते हैं, मैरी पार्कर के अनुसार। रोज मॉरर के अनुसार प्रबंधन का तात्पर्य निर्णय लेना होता है। इस प्रकार प्रबंधन के विभिन्न परिभाषाओं के गहन अध्ययन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि प्रबंधन नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्था के भौतिक संसाधनों एवं मानवीय प्रयासों में इस प्रकार समन्वय स्थापित किया जा सकता है कि जिससे कि संस्था के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। प्रबंधन की परिभाषाओं से ये पता लगता है कि जिससे
संस्था के उद्देश्यों लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके, यही प्रबंधन है। प्रबंधन शब्द 20वीं शताब्दी की उपज है। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार 19वीं शताब्दी की विशेषता औद्योगिकीकरण थी, उसी प्रकार 20वीं शताब्दी की प्रबंध 1900 ईस्वी तक प्रबंध शब्द की कोई मान्यता नहीं थी। 1910 ईस्वी में सर्वप्रथम लुईस ब्राडीन ने वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द का प्रयोग किया था। पुस्तकालय विज्ञान में प्रबंधन का प्रयोग 1950 ईस्वी के बाद आया। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के सिद्धांत। अभी मैंने आप लोगों को प्रबंधन के परिभाषा के बारे में जानकारी दी। अब हम लोग प्रबंधन के सिद्धांत को देखेंगे। प्रबंधन के ऐसे कोई सार्वभौम सिद्धांत नहीं जिन्हें निश्चित माना जा सके, क्योंकि जैसा मैसी ने संकेत दिया है कि प्रबंध के निश्चित अनुमान मात्र ऐसे निष्कर्ष हैं जो कि अनुभव पर आधारित हैं। हर्बर्ट साइमन ने प्रबंध के सिद्धांत को लोकोक्ति मात्र कहा है। फिर भी सर्वप्रथम हेनरी फेलो ने प्रबंध के सिद्धांत को लोकोक्ति मात्र कहा। फिर भी सर्वप्रथम हेनरी फेलो ने प्रबंध के 14 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जो कि इस प्रकार से है। पहला है कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। कार्य विभाजन का सिद्धांत श्रम के विशेषीकरण का सिद्धांत है। फ्यूल के अनुसार इससे कार्य कुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के कार्यों का विभाजन होता है, अतः इस क्षेत्र में भी प्रबंधन का यह सिद्धांत उपयोगी सिद्ध होता है। दूसरा है अधिकार एवं दायित्व, अथॉरिटी एवं रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सिद्धांत का संदेश है कि सत्ता एवं दायित्व में पर्याप्त संतुलन होना चाहिए, क्योंकि सत्ता एवं दायित्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी संस्था में जिस व्यक्ति को कार्य का उत्तरदायित्व ठहराया जाए, उसे उसके कार्यों के परिणाम का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। पुस्तकालय विज्ञान के साथ भी यह सिद्धांत पूर्णतः लागू होता है। ये तो हुआ दूसरा सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या था? अधिकार एवं दायित्व, अथॉरिटी एवं रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इस सिद्धांत के अनुसार अगर कोई व्यक्ति को कोई कार्य दिया जाता है तो उस कार्य को अपना अधिकार और दायित्व मानकर करे। ये जो सिद्धांत है मुख्यतः पूर्ण रूप से पुस्तकालय विज्ञान के साथ लागू होता है। तीसरा है अनुशासन, डिसिप्लिन। किसी भी संस्था की सफलता के लिए अनुशासन एक आवश्यक सिद्धांत है। पुस्तकालय के लिए भी यह सिद्धांत लागू होता है। इस सिद्धांत का निर्देश है कि सभी कर्मचारी को स्वेच्छा से अपने अधिकारों के आदेश का पालन करना चाहिए। अनुशासन स्थापित करने के
सबसे अच्छे तरीके कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है प्रत्येक स्तर पर अच्छा निरीक्षण। अनुशासन का ये पहला जो है तरीका है, प्रत्येक स्तर पर अच्छा निरीक्षण किया जाए। दूसरा है कर्मचारियों को कार्य नीतियों की स्पष्ट जानकारी। दूसरा जो अनुशासन का स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका है वो है कर्मचारियों को कार्य नीतियों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। तीसरा दंड विधान का न्याय संगत प्रयोग। तीसरा जो है मुख्य है वो है दंड विधान का न्याय संगत प्रयोग। मतलब कि अगर कोई किसी के द्वारा कोई कार्य मतलब कोई अनुशासनहीनता हो तो दंड तो दिया जाए, लेकिन न्याय संगत के तरीके से, कि उसे अत्यधिक हानि ना हो। अब हम आते हैं अपने चौथे सिद्धांत पर, आदेश एवं एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए और उसका सर्वोपरि होता है। क्या है चौथा? आदेश की एकता, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड। इसमें जो है किसी एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। जैसे हमारे कॉलेज में है ना, उत्तरदायित्व दिया गया है प्रिंसिपल सर को, उसका हम लोग सब कुछ सर्वोपरि होते हैं, वो जो आदेश देते हैं हम लोग सभी करते हैं। उसी प्रकार यूनिटी ऑफ कमांड के अंतर्गत ये आता है। अब पांचवा जो सिद्धांत है, निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों के लिए एक योजना तथा एक नेतृत्व होता है। छठवा है व्यक्तिगत हित के बजाय सामान्य हित की वरीयता, प्रिंसिपल ऑफ। यह सिद्धांत बताता है कि संस्था के हित में व्यक्तिगत हित नीचे होना चाहिए। इस सिद्धांत की सफलता के लिए कुछ बातें आवश्यक हैं, जिसमें है पहला है अधिकारियों द्वारा दृढ़ता व अच्छे उदाहरण का प्रदर्शन। दूसरा है प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के बीच न्यायपूर्ण एवं स्पष्ट समझौता होना चाहिए। दूसरा क्या है? प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के बीच न्यायपूर्ण एवं स्पष्ट समझौता होना चाहिए। तीसरा है सतत निरीक्षण। जो छठा नंबर है, व्यक्तिगत हित के बजाय सामान्य हित की वरीयता। मीन्स क्या हुआ कि किसी एक व्यक्ति पर ध्यान ना दे करके सभी के लिए सामान्य हित की वरीयता, सभी को एक समान रखना। अधिकारियों द्वारा दृढ़ एवं अच्छे उदाहरण का प्रदर्शन। मीन्स कि जो अधिकारी है वो अपने कार्य को इतनी अच्छी से करे कि वो एक मिसाल बने। उसके बाद है प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के बीच न्यायपूर्ण। अगर किसी कर्मचारी को कुछ अगर नहीं आए तो उसे बहुत कुशलता से समझाना चाहिए, बहुत न्यायपूर्ण उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि पांचों उंगली जो है हमारे बराबर नहीं होती, किसी को बहुत अधिक आता है, किसी को कम आता है। तो हमको सबको लेकर के चलना है, क्योंकि काम तो वो भी करने आया है और काम उसे भी आता है। हो सकता है उसे कुछ थोड़ा कम काम आता हो या किसी को अधिक काम आता है, तो इसको सबको लेके चलना एक अच्छे अधिकारी का गुण है। तीसरा जो है सतत निरीक्षण। इसमें जो है एक अधिकारी को सतत तरीके से निरीक्षण करना चाहिए।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर, कर्मचारियों के परिश्रम का सिद्धांत। हमारा जो अगला सिद्धांत है वो है कर्मचारियों के परिश्रम का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि समान योग्यताधारी कर्मचारी को सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर असंतोष बढ़ता है और कार्य क्षमता घटती है। इस सिद्धांत में यह बतलाया गया है कि अगर समान योग्यताधारी मीन्स कि हम काम कर रहे हैं और मेरे साथ जो कर्मचारी है वो भी समान काम कर रहा है, तो दोनों को एक समान का जो है सम्मान मिलना चाहिए। अगर मुझे ज़्यादा ये मिले मुझ पर कि अगर मान के चलिए हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं और हम 2 एम्प्लॉय हैं और मुझे उससे ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंस दिया जाए, तो अगला जो कर्मचारी है उसमें असंतोष पैदा होता है। इसलिए समान कार्य क्षमता वालों को समान वैल्यू देना चाहिए, नहीं तो उसकी जो है ना कार्य करने की जो क्षमता होती है वो घटती है। अब नेक्स्ट है केंद्रीयकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीयकरण का अर्थ सत्ता का एक स्थान पर एकत्रित होना, जहां संस्था में निर्णय लेने का अधिकार अधिकारियों के हाथ में हो, वहां केंद्रीकरण की स्थिति होती है। तथा इसके विपरीत यदि निर्णय लेने का अधिकार अधीनस्थों के बीच हो, तो वहां केंद्रीकरण की स्थिति होती है। फॉयल के अनुसार संस्था में निर्णय लेने का अधिकार न तो अधिक केंद्रीकृत और न ही विकेंद्रीकृत होना चाहिए। दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप पुस्तकालय में पुस्तक चयन का कार्य विकेंद्रित एवं आदेश का कार्य केंद्रित होना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट है सिद्धांत है सोपान श्रृंखला या पदानुक्रम का सिद्धांत। अगला क्या है? सोपान श्रृंखला या पदानुक्रमता का सिद्धांत। यह संगठन में सरलता के अनुक्रम को दर्शाती है। यह जो है संगठन में सरलता के अनुक्रम को दर्शाती है। इसके अनुसार आदेश ऊपर से नीचे की ओर आने चाहिए। जो आदेश है जो ऊपर, जैसे बॉस आदेश देता है तो वो अपने से नीचे को बोले, नीचे से बोले, नीचे से बोले, ऐसे होता है, होनी चाहिए। और जो सूचना, सुझाव, अपील जो है वो नीचे से ऊपर की ओर आनी चाहिए। आप लोग को मैं एक सरल तौर से बताती हूँ। एक संगठन में सरलता अनुक्रम को कैसे कहते हैं? जैसे हमारे प्रिंसिपल सर हैं, वो ऊपर से आदेश देंगे कि आप लोग ऑर्डर देंगे कि आप लोग ये काम करिए, तो वो किससे कहेंगे? वो मान लीजिए अगर वाइस प्रिंसिपल है उससे कहेंगे, वाइस प्रिंसिपल आपसे कहेगा, आप अपने से जो नीचे कर्मचारी होंगे उनसे कहेंगे। और जो है अपील, जो सुझाव जो होते हैं ना, अपने जो सबसे निम्न वर्ग के कर्मचारी होते हैं ना उनसे लेना चाहिए। वो आपको मान लीजिए वो अपने से ऊपर को बताएगा, वो टीचर अपने प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल को बताएगा, और जो वाइस प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल से बताएंगे, और प्रिंसिपल जी हैं जो है आपको मैनेजमेंट से बताएंगे। तो इस तरह का ये श्रृंखला, सोपान का जो श्रृंखला है वो इस प्रकार से होना चाहिए। 10वां है व्यवस्था, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को अपने स्थान पर रखना चाहिए। ग्रंथालय में जो कर्मचारी जिस योग्य है उसे वही कार्य देना चाहिए। ऑर्डर मतलब कि जो मान के चलिए कि हमारे यहाँ जो निम्न कर्मचारी हैं, हम उसे लाइब्रेरी का काम नहीं करा सकते हैं, या कोई टीचर है तो हम उससे भी ये लाइब्रेरी का काम नहीं करा सकते हैं। जो योग्य कर्मचारी जिस पद के लिए जिसको जो योग्य होता है उसे वही काम देना चाहिए। अब जैसे लाइब्रेरियन है, उससे आप बोलेंगे कि टीचिंग का काम कीजिए, ये राइट नहीं है।
अगर जो चाय पिला रहा है उसे आप कह दें कि आप लाइब्रेरी का काम देखें, तो उसे कुछ नहीं आएगा, वो सारा काम बिगाड़ के रख देगा। इसीलिए जो जिस योग्य है उसे वही काम कराना चाहिए। अगला जो सिद्धांत है समदृष्टि, इक्वालिटी जिसे कहेंगे, का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने में अधिकारियों को समानता का दृष्टिकोण रखना चाहिए। जैसे कि पहले वाले सिद्धांत में मैंने बताया था ना, उसी प्रकार कि सभी को इक्वल दर्जा दिया जाए, ये ना कि उसे कम उसे अधिक। ऐसे क्या होता है ना कि कार्य कुशलता की जो क्षमता होती है वो घटती है, वो डिमोलाइज हो जाता है। जो कर्मचारी होता है वो डिमोलाइज हो जाता है, अपने कार्य के प्रति वो उदासीन हो जाता है और उसकी इच्छा कार्य करने में नहीं होती है। इसलिए समान इक्वालिटी होना चाहिए, एक बैलेंस बना होना चाहिए अपने कार्यस्थल पर। नेक्स्ट है कार्यकाल में स्थिरता। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों का कार्यालय स्थायी होना चाहिए। बार बार स्थानांतरण होने से कार्य में बाधा होती है। जैसे क्या होता है ना कि जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसी समय ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये आपका लाइब्रेरी है, ये आपका लैब है, ये आपका ऑफिस है, ये प्रिंसिपल चैम्बर है, ये स्टाफ रूम है। इससे क्या होता है ना कि आपका जो कार्य बाधा नहीं उत्पन्न होती है। अब जैसे लाइब्रेरी का सेटअप को कह दिया जाए कि उसको आप ऊपर वाले फ्लोर में कर दिया जाए, तो 10 दिन सेटअप चेंज करने में लगेगा, कार्य बाधा उत्पन्न होती है। इसीलिए जब एक भवन का निर्माण किया जाए तभी ये क्लियर कर दिया जाए कि ये आपका लाइब्रेरी है, ये आपका लैब है, ये आपका स्टाफ रूम है, ये आपका कैंटीन है, ये आपका प्रिंसिपल चैम्बर है और ये जो है आपका स्टाफ रूम है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पहल का सिद्धांत जिसे कहते हैं। कर्मचारियों को कार्य में तत्परता दिखाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन परिश्रम भी मिलना चाहिए। प्रोत्साहन परिश्रम समझते हैं कि अगर कोई मेहनत करता है तो उसे अवार्ड देना चाहिए, उसे रिवॉर्ड मिलेगा तो वो और भी अपने कार्य के प्रति बहुत इफेक्टिव तरीके से कार्य करेगा, वो इच्छुक रहेगा अपने कार्य को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये समय समय पर रिवॉर्ड मिलना चाहिए। चौथा और आखिरी जो सिद्धांत है समूह भावना का सिद्धांत। अधिकारियों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो कि सौहार्दपूर्ण हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि पुस्तकालय में वरिष्ठ अधिकारियों में समानता, तत्परता, आदेश की एकता, नेतृत्व आदि का गुण होना चाहिए। ये सब तो हमने आपको पुस्तकालय प्रबंधन के सिद्धांत के बारे में बताया। पुस्तकालय प्रबंधन के 14 सिद्धांत हैं। किसी भी संस्था को कुशल रूप से चलाने के लिए ये जो 14 सिद्धांत है बहुत कार्यशील सिद्ध होते हैं। इससे हम किसी भी संस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं। अब हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक जो है आपका वैज्ञानिक प्रबंध का महत्व, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो है लूथर गुलिक का जो POSTCORB शब्द है, प्रबंधन के संबंध में जो प्रबंधन के बारे में बतलाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार आप चाहेंगे तो नोट डाउन कर सकते हैं। POSDCORB इस शब्द का जो लूथर गुलिक ने डिस्क्राइब किया है इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। उससे पहले हम वैज्ञानिक प्रबंधन के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संगठन के लक्ष्य तथा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। आधुनिक प्रबंधन का एक वरिष्ठ लक्ष्य इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अतः वर्तमान प्रबंध वैज्ञानिक प्रबंधन के नाम से जाना जाता है।
वैज्ञानिक प्रबंधन फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर के उपदेशों तथा नीतियों का लगभग पर्यायवाची है। टेलर का सारा जीवन में कार्यक्षमता बढ़ाने में लगा, लागत कम करने, लाभ बढ़ाने के साथ साथ श्रमिकों का वेतन बढ़ाने की ओर भी इनका अध्ययन रहा। वैज्ञानिक प्रबंधन टेलर और उसके अनुयात्रियों जॉर्ज पॉर्थ, गॉट गिलब्रेथ आदि के कार्य अनुभव के उत्पन्न हुए सिद्धांत का ही नाम है। सर्वप्रथम हेनरी फ्योल ने 1916 में प्रबंध के कार्यों का व्यवस्थित अध्ययन करके उनको क्रमबद्ध किया, जिन्होंने प्रबंधन के 5 कार्य बताए, जिसमें पहला है नियोजन प्लानिंग, दूसरा है संगठन ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहेंगे, निर्देशन डायरेक्शन, समन्वय कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण कंट्रोलिंग। 5 कार्य कौन कौन से हैं? हेनरी फ्योल ने जो बताए हैं आपको 5 कार्य, उसमें है नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण। आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग। प्रबंधन के तत्व, अब हम देखते हैं प्रबंधन के तत्व। लूथर गुलिक और एल उर्विक द्वारा प्रबंधन के 7 नए फलनों को लेकर एक नए शब्द की रचना की, जिसे पोस्टकॉर्ब कहते हैं। ठीक है, पोस्टकॉर्ब POSDCORB कहा जाता है। प्रबंधन के क्षेत्र में इन सारे अक्षरों के अपने अपने महत्व हैं। POSDCORB के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। P का मतलब होता है प्लानिंग, नियोजन। O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। S स्टाफिंग, कार्मिक व्यवस्था। D डायरेक्शन या जिसे निर्देशन कहते हैं। CO कोऑर्डिनेशन, समन्वय। R रिप्रेजेंटिंग या रिपोर्टिंग कहेंगे, रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन करना। B बजटिंग बनाना, बजट बनाना जिसे बोलते हैं, बजटिंग करना, वो हुआ। तो आप लोग समझ गए POSDCORB का फुल फॉर्म। नियोजन, संगठनात्मक, कार्मिक व्यवस्था, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन और बजट बनाना। ये हो गया आपका 7 जो फॉवेल ने दिया है, यही 7 इनका अर्थ हुआ। अब हम देखते हैं नियोजन। नियोजन प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। अब ये जो 7 जो दिया गया है इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें पहला है प्लानिंग। नियोजन प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। यह एक बौद्धिक क्रिया है जिसमें किसी भी संस्था के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों का चयन किया जाता है। नियोजन के अंतर्गत इस बात का पूर्व में ही निर्धारण कर लिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है और किस प्रकार से नियोजन भविष्य को ध्यान में रखते नीति बनाने की प्रक्रिया है। पुस्तकालय में नियोजन की आवश्यकता होती है। पुस्तकालय के नियोजन में भी स्थानीय स्थिति, भाषा, शिक्षा का स्तर आदि पर पूर्व विचार करना आवश्यक होता है। इसके अलावा
कार्यों तथा सेवाओं में निष्पादन के समन्वय में योजना तैयार किया जाता है।